हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में बात कर रहे थे। आपको ये बता दिया गया था कि प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है वो एमिनो एसिड्स के क्रम को डिफाइन करती है कि एमिनो अम्ल जो होते हैं एक विशेष समूह में जुड़े हुए होते हैं और यदि उसमें से कोई भी एक एमिनो अम्ल अपनी सिचुएशन को वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है या अपनी जगह से हट जाता है तो उस प्रोटीन की प्राथमिक संरचना पूरी ही खराब हो जाती है, यानी कि वो प्रोटीन जिस कार्य के लिए होती है उस कार्य को नहीं कर पाती है। ठीक है, तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में हमें केवल एमिनो अम्लों के विशिष्ट क्रम व उसकी संख्या के बारे में नॉलेज प्राप्त हुई थी। आज हम प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमें ये किस किस बारे में जानकारी प्रदान करती है, तो नंबर 1 बात, पॉलीपेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। क्या मतलब है पॉलीपेप्टाइड की व्यवस्था की जानकारी? कि उसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या बताया गया था कि एमिनो अम्लों की संख्या जब 2 से लेकर 100 तक होती है तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है और 100 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे प्रोटीन कहा जाता है। इंसुलिन इसमें अपवाद था। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो किस तरह से अरेंज होती हैं आपस में, उनकी व्यवस्था कैसी होती है, वो सीधी हैं, लंबी हैं, कुंडलित हैं, रेशेदार हैं या कुंडली नुमा, वो किस प्रकार से हैं, उनकी व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है कौन सी संरचना में? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से। और मैं कल ये बता चुका था आपको कि प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है उसी से प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें किस बारे में जानकारी प्राप्त होती है इसमें कि प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है ये प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थता का मतलब आप जानते हो, इलास्टिसिटी मतलब खींचकर लंबा किया जा सकता है इनको। और इनमें प्रत्यास्थ जो होती है वो रेशेदार प्रोटीन होती है। ये प्रत्यास्थ कौन सी होती है? रेशेदार प्रोटीन। जैसे कि आप जानते हो एग्जाम्पल के रूप में ऊन, बाल, मांसपेशी, ये इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो प्रत्यास्थ प्रकृति की हैं, ये लंबी होती हैं। द्वितीयक संरचना कैसी है? लंबी होती है, लचीली होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि, जैसे मैंने एमिनो एसिड आपको बताया था, क्या बताया था? एमिनो एसिड NH2CH C डबल बॉन्डो और इस पर एक R ग्रुप लगा दिया जाता है। ये एक एमिनो अम्ल है, इधर से H निकल जाता है, इधर से OH निकल जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और इस तरह से ये एमिनो अम्ल जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड बनाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक इकाई का C डबल बॉन्डो समूह और चौथी इकाई का NH समूह आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? R। जब R की साइज बड़ी होती जाती है तो अभी मैं आपको बताऊंगा, जब R की साइज बड़ी होती है तो एक इकाई के C डबल बॉन्डो समूह यानी कीटोन समूह तथा चौथी इकाई के NH समूह, अब आप कहोगे NH2 होता है, NH क्यों लिखा? तो एक साइड में C डबल बॉन्डो से जुड़ता है और एक साइड में CH से जुड़ता है तो NH रह जाएगा। NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। मतलब क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है इकाइयों के बीच में, जिससे ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में अटैच होती हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? नेक्स्ट बात, प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक तो होती है प्रोटीन की पहली अल्फा हेलिक्स संरचना,
अल्फा हेलिक्स संरचना। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और दूसरी होती है बीटा चपटी सीट संरचना। बीटा चपटी सीट संरचना। ठीक है, तो इसे बोल दिया जाता है बीटा फ्लैट सीट स्ट्रक्चर। इसका एक और नाम होता है, इसे अल्फा लहरियादार चद्दर संरचना भी बोला जाता है। ठीक है, इसे अल्फा लहरियादार चद्दर संरचना के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों ये नाम दिया गया अल्फा लहरियादार चद्दर संरचना और चपटी सीट संरचना या अल्फा हेलिक्स संरचना? तो इनसे मतलब क्या होता है, तो हम इन दोनों को अब डिटेल में पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि इनकी मतलब क्या होता है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे कॉपी कर लो। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो यहां तक हमने देख लिया इसकी दो स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले मैं यहां पर ले रहा हूं पहली स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स संरचना। देखना ध्यान से, अल्फा हेलिक्स संरचना क्या होती है। तो अल्फा हेलिक्स जो संरचना होती है यह दक्षिणावर्ती पेच के समान होती है। दक्षिणावर्ती पेच के समान यह होती है। इसमें मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता है। मुक्त घूर्णन इसमें नहीं होता है। और दूसरी बात जो मैंने अभी बोली थी कि H बॉन्ड जो होता है वह एक इकाई के C डबल बॉन्डो समूह और चौथी इकाई के NH समूह के मध्य में होता है। एक इकाई का तो कीटोन समूह और चौथी इकाई का कौन सा? NH समूह यानी एमीन समूह के बीच में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन शर्त क्या है? R की साइज कैसी होनी चाहिए? बड़ी। छोटी होगी तो भी यही फॉलो होगा, लेकिन मेनली R बड़ा ही होता है अधिकतर में। क्लियर है? नेक्स्ट बात, ये जो संरचना होती है ये कुंडलित होती है। कुंडलित संरचना होती है। कौन सी? अल्फा हेलिक्स संरचना। और दक्षिणावर्ती पेच के समान होती है। लचीली होती है, कॉमा खींचकर इसको क्या किया जा सकता है? लंबा किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? आप जानते हो, ऊन, बाल, मांसपेशी, ये इसके क्या हो जाते हैं? एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं इस स्ट्रक्चर को आपको बना के बताता हूं, ड्रॉ करके बनाता हूं। देखोगे आप ध्यान से। देखो, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर कुंडलित होती है इस तरह से। ठीक है, अब ये जो कुंडलित स्ट्रक्चर है इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है? C डबल बॉन्ड O। और चौथी इकाई के, अब चौथी इकाई बोर्ड पर इसको बनाना मेनली इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि चार चार गिनकर बनाए हम, क्योंकि इकाई ही मैंने 2-3 लिए। तो इसमें क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं चल रही हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब इसमें ये 1 नंबर ले ली मैंने, ऐसे ही 2, 3, 4, 5 इस तरह से, जैसे 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हो गई, 3 यहाँ पर हो गई, 4 यहाँ पर हो गई। इस तरह से हर चौथी इकाई के बीच में क्या होता है? H बॉन्ड होता है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान के चलो NH। क्लियर? इसी प्रकार एक मैं C डबल बॉन्ड O यहाँ पर ले लेता हूँ, तो NH। क्लियर है? एक मैं C डबल बॉन्ड O यहाँ पर ले लेता हूँ, तो इस इकाई के, मतलब आप ये याद रखोगे कि हर चौथी इकाई के बीच में यहां पर क्या बनता जा रहा है? H बॉन्ड बनता जा रहा है।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक, जैसे एक C डबल बॉन्ड O मैंने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ से हो सकता है कि इस जगह पर मैं NH लगा दूं, तो अब इनके बीच में क्या होगा, H बॉन्ड का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। और वो कैसे बनेगा H बॉन्ड, तो आप देखोगे जैसे ये पहली इकाई थी, तो यहाँ पर इसके बीच में क्या हो जाए, H बॉन्ड बन जाए। इसी प्रकार यहाँ पर H बॉन्ड हो जाए। क्लियर है? इसी प्रकार यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाए, H बॉन्ड का, यहाँ पर H बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाए। तो इस तरह से क्या है, एक इकाई के कीटोन समूह और चौथी इकाई के NH समूह के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते चले जाते हैं, और इस तरह से ये एक दक्षिणावर्ती पेच के समान यूं स्ट्रक्चर का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, इन H बॉन्डों के कारण ही इसमें मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता, मतलब इसको रोटेट नहीं किया जा सकता, और कुंडलित होती है तो खींचकर लंबा भी किया जा सकता है। बालों में, ऊन में इस प्रकार की पाई जाती है। आपने देखा भी होगा जो हमारे हेयर होते हैं ये कभी कभी कुंडलित हो जाते हैं, इस तरह से घूम जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी पतली चीज से आप उसको रगड़ोगे तो भी वो ऐसा कुंडलित सा हो जाता है, क्योंकि उसमें इसी प्रकार से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। मेनली हमारे बाल, नाखून, मांसपेशियां ये सब प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। क्रेटिन प्रोटीन पाया जाता है बालों में, कई शैम्पू वगैरह में भी आपने देखा होगा क्रेटिन युक्त लिखा हुआ आता है, तो क्रेटिन जो होता है ये प्रोटीन होता है। क्लियर है? चलो, ये तो बात हो गई हमारी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की। क्लियर है? अब बात करते हैं हम दूसरी स्ट्रक्चर इसकी, बीटा चपटी सीट संरचना या अल्फा लहरियादार चद्दर संरचना। देखो, स्क्रीनशॉट लो और इसे कॉपी करोगे, मैं इसे क्लीन कर रहा हूं। चलो, नेक्स्ट अब बात आती है हमारी इसकी सेकंड स्ट्रक्चर, कौन सी है, नंबर 2 पर, बीटा चपटी सीट संरचना। इसका एक और नाम क्या था, अल्फा लहरियादार चद्दर संरचना। देखो क्या होती हैं ये संरचनाएं। अब इन संरचनाओं में क्या होता है कि खुली हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, और ये हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो खुली हुई संरचनाएं होती हैं, यहां पर खुली संरचना होती है, और इन संरचनाओं में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें उपस्थित होता है, एक इकाई और दूसरी इकाई के बीच में। और जब ये इकाई आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाती हैं तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे आपने देखा होगा कोई कपड़ा होता है या चद्दर होती है, उसे हम जैसे ही ऊपर से नीचे को रखती जाए तो उसमें क्या है, इस तरह से स्प्लिट सी पड़ती चली जाती हैं। जैसे ही मैंने रखना चालू किया, एक यहाँ पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। चैनल गेट देखा होगा आपने, चैनल गेट को अपन खोल देते हैं, पूरा खुल जाता है। उसे जैसे ही प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद चैनल गेट को खोला तो सभी इकट्ठे हो गए, तो उसमें जो क्रॉस आपको दिखाई देते हैं ना, उनको आप मान सकते हो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, फिर दूसरी पॉलीपेप्टाइड, तीसरी पॉलीपेप्टाइड, और जैसे ही आप खोलोगे तो उनमें बीच में लिंकेज जो होता है उसे आप H बॉन्ड मान लो। सेम इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना आप। कल मैंने आपको एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लिखना सिखाया था, एक बार और बता देता हूं मैं। देखोगे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि एक कीटोन समूह होता है। ठीक है, कल लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बता दिया था, आप यहां पर मैं दोबारा से लिख रहा हूं। देखो, जब ये स्ट्रक्चर बनाई थी तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि एक तो होता है मेरे पास कीटोन समूह। इस कीटोन समूह से कौन अटैच रहता है, एक तो मेरे पास कीटोन समूह है, कीटोन से अटैच रहता है CH, और एक तरफ अटैच रहता है R, NH। CH पर R लग जाता है और NH पर CH लग जाता है। एक मेरे पास होता है NH, NH से अटैच रहता है C डबल बॉन्ड O और CH, और एक मेरे पास रहता है कौन, CH, CH से NH अटैच रहता है और C डबल बॉन्ड O अटैच रहता है। क्लियर है? बस हमको बस यही बात याद रखनी है कि समूह मेरे पास 3 ही है और एक से अगले 2 अटैच रहते हैं, ये मैंने कल आपको बता दिया था। देखोगे ध्यान से, मैंने C डबल बॉन्ड O लगाया है ये, अब इससे CH भी अटैच रहेगा और NH भी अटैच रहेगा। तो मैं ऊपर तो ले लेता हूं यहां से CH,
ऊपर तो कौन ले लेता हूं यहां से CH, ठीक है, थोड़ा इस साइड में नहीं, अपोजिट साइड में CH, और CH से कौन अटैच रहता है NH और C डबल बॉन्डो। तो C डबल बॉन्डो तो हो ही गया, कौन रहा NH। मैंने कल भी आपको काफी डिटेल में ये समझा दिया था, ठीक। CH पर कौन लग जाता है R, क्लियर है। अभी तक केवल एक इकाई, एक एमिनो एसिड बना ओनली। अब C डबल बॉन्डो से दो चीजें अटैच रहती हैं, CH और NH, और R हमेशा किस में आता है, ट्रांस में, एक दूसरे से ट्रांस में। तो R अब इस साइड में आएगा, तो C से कौन जुड़ेगा, CH जुड़ चुका है, बताओ CH जुड़ चुका है, कौन जुड़ेगा NH, तो इधर कौन आ जाएगा NH, ठीक है, ध्यान दोगे अच्छी तरह से। NH से कौन जुड़ा रहता है CH, CH पर कौन रहता है R, ठीक है। फिर CH से कौन जुड़ा रहता है, तीन ही चीजें आपके पास, नंबर एक CH, उससे कौन कौन जुड़ा रहेगा NH और C डबल बॉन्डो। नंबर दो पर C डबल बॉन्डो, उससे भी दो ही जुड़े रहेंगे NH और CH। और तीसरा है आपका NH, उससे भी दो जुड़े रहेंगे C डबल बॉन्डो और NH, वो सॉरी CH। तो CH से अब NH जुड़ चुका है, C डबल बॉन्डो का नंबर है। C डबल बॉन्डो से CH जुड़ चुका है, किसका नंबर आएगा NH का, ठीक है। NH को खोलकर लिख लें क्योंकि H बॉन्ड बनाना है मेरे को। NH से कौन जुड़ा हुआ रहता है CH, CH पर क्या लगा रहता है R ग्रुप, आप जानते हो इस बात को। R हमेशा किस साइड में आता है, अपोजिट साइड में, ठीक है। CH से कौन जुड़ा रहेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ा रहेगा NH, ठीक है। अब मैंने यहां तक एक इकाई आपकी बना दी, इसको मैं यूं कंटिन्यू कर देता हूं इधर की साइड में, और इसको भी मैं यूं कंटिन्यू कर देता हूं। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपकी बनी है, ठीक। दूसरी इकाई और बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखोगे, सेम इसी को बिल्कुल इसकी सीध में यहां पर मैं लिख देता हूं N से कौन जुड़ा हुआ है H, H से कौन जुड़ा हुआ है CH, CH से R, इसी को कॉपी करते चलो डायरेक्ट, ठीक है। CH से कौन जुड़ा हुआ है इधर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O से कौन है NH, NH से कौन है मेरा CH, CH से कौन है R, ठीक है। फिर CH से नीचे कौन है C डबल बॉन्ड O, इधर से NH, ठीक है, मैं कॉपी कर रहा हूं बिल्कुल एज इट इज। CH, CH से कौन R, फिर इधर C डबल बॉन्ड O, फिर इधर N से H, और इधर कंटिन्यू। मैंने कितनी यूनिट बना दी, 2 यूनिट, ठीक है। थर्ड देखोगे आप, कंटिन्यू पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इधर चलती जाएंगी, कंटिन्यू इधर चलती जाएंगी। अब मैंने 2 बनाई है, एक और बना देता हूं समझने के पर्पज से, इसी को कॉपी कर दो एक और, ठीक है। कॉपी करने में तो माहिर हुई आप। चलो यहां से N, इधर से H, ठीक है, इधर से कौन आ जाएगा CH, CH से कौन जुड़ रहा है R, फिर इधर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O से इधर कौन है NH। इसको बस ध्यान से समझ लेना कि मैंने किस तरह से बनाई, एक यूनिट बन गई तो सभी यूनिट बनती चली जाएंगी आपकी। इधर से CH, CH से R, फिर C डबल बॉन्ड O, N, H, और इधर से कंटिन्यू, और इधर से भी कंटिन्यू, 3 यूनिट बना ली, ठीक है। ऐसा लग रहा है और बनाए, आपकी मर्जी है कितनी भी बनाना इधर और कितनी भी इधर बनाना, कंटिन्यू चलती जाएंगी। चलो अब H बॉन्ड कैसे बनता है, तो H बॉन्ड में आप देखोगे कि यहां से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड O, और यहां बगल में H आ रहा है, तो O और N। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड की शर्त क्या होती है, उच्च विद्युत ऋणी 3 तत्व, कौन, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में कभी भी हाइड्रोजन आ जाए तो वहां पर H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लोरीन के 2 फ्लोरीन के बीच में आ जाए, 2 ऑक्सीजनों के बीच में आ जाए, 2 नाइट्रोजनों के बीच में आ जाए, या फिर 1 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन के बीच में आ जाए, 1 फ्लोरीन 1 नाइट्रोजन के बीच में आ जाए, या फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में आ जाए, ठीक है। किसी के बीच में भी हाइड्रोजन आ जाए इन 3 तत्वों में से, वहां पर H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां पर कौन सी बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग। ध्यान से देखोगे यहां पर ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन और बीच में हाइड्रोजन है, कौन सी बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन है, कौन सी बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग। क्लियर। चलो यहां पर H बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, इधर देखते हैं। यहां पर ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन और बीच में हाइड्रोजन है, कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, H बॉन्ड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन, H बॉन्ड।
इसी प्रकार ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो कौन सी बॉन्डिंग होगी? H बॉन्डिंग, ठीक है। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन किसी के साथ H बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन है ये H बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन इधर H बॉन्ड बनाएगा और इधर कंटिन्यू चलें अब, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है ये H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से भी ये H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आपके समझ में आ रहा होगा, मैंने सेम एक ही चीज की है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H बॉन्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन H बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H बॉन्ड, तो इधर भी H बॉन्ड कंटिन्यू चलेगा, इधर भी H बॉन्ड कंटिन्यू चलेगा। अब आप ध्यान से समझना थोड़ा सा, क्या ये बिल्कुल एक चैनल गेट की तरह नहीं बन गया है कि एक चैन दूसरी चैन और बीच में जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो ये बॉन्ड बीच में से दबते चले जाएंगे और ये इकट्ठे हो जाएंगे और खोलोगे तो ये खुल जाएंगे। तो इनमें क्या है, जैसे ही हम ऊपर से एक तरह से रख रहे हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो एक के ऊपर एक स्प्लिट सी यानी सीट सी बनती चले जाती है। इसी कारण इसको अल्फा लहरियादार चद्दर संरचना भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर बीटा चपटी सीट संरचना के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल फ्लैट होती है, 2 डायमेंशनल होती है, यानी कि द्विविमीय होती है। तो ये आपकी है बीटा चपटी सीट संरचना। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? तो इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है सिल्क। सिल्क प्रोटीन जो होती है उसमें आपकी बीटा चपटी सीट संरचना पाई जाती है, ठीक है। और इसी तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में कनेक्टेड रहती हैं, जबकि प्राथमिक संरचना में हाइड्रोजन बॉन्ड भी था और मेनली डाई सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। जैसे 2 खुली हुई संरचना होती है वहां पर इस तरह से, और आपस में ये डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, कौन सी? प्राइमरी स्ट्रक्चर में। जबकि यहां पर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो यह आपकी होती है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, ठीक। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन की तृतीयक संरचना की। तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है वो द्वितीयक संरचना से ही बनती है और प्रोटीन से ज़्यादा क्या होती है? कुंडलित होती है। देखो, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, तो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है, द्वितीयक संरचना के और अधिक बलन से तृतीयक संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है। जब द्वितीयक संरचना और ज्यादा फोल्ड होती चली जाती है तो उसकी तृतीयक संरचना का निर्माण होने लग जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है तृतीयक संरचना उसमें बहुत से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, इसके अलावा आयनिक बंध भी उपस्थित होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में, इसके अलावा डाई सल्फाइड बंध भी उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी पाया जाता है। तो कई प्रकार के बॉन्ड इनमें पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये सभी बल इनमें पाए जाते हैं और प्रोटीन की तृतीयक संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है वो प्रोटीन की जीवन क्रियाशीलता, प्रोटीन की जो जीवन क्रियाशीलता होती है वह तृतीयक संरचना के द्वारा ही निर्मित की जाती है। प्रोटीन की जो जीवन क्रियाशीलता है वो तृतीयक संरचना पर ही निर्भर करती है। तो प्रोटीन की जीवन क्रियाशीलता टर्सरी यानी कि तृतीयक संरचना पर ही निर्भर करती है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना है वो कोई पर्सनल नहीं है, वो द्वितीयक संरचना जो होती है उसी के और अलग और ज्यादा कुंडलित होने से उसका क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तो
तृतीयक संरचना में देखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, बीटा चपटी सीट संरचना भी पाई जाती है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से मैं बना देता हूं, हालांकि इसे बना पाना पॉसिबल तो होता नहीं है। जैसे ये संरचना है इसकी और अधिक क्या हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। थोड़ा सा यदि मैं डार्क करूं तो आपको दिखाई दे जाएगी। देखो इनकी स्ट्रक्चर तो मैं कॉपी में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझने के पर्पज से आप बना सकते हो। थोड़ा डार्क होने पर यह आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगी, इस वजह से मैं इसे डार्क कर रहा हूं। और भी अधिक कुंडलित इनमें हो सकता है। तो ये द्वितीयक संरचना ही है जिसमें और ज्यादा इसमें कुंडलित हो गई है, बलित होती चली गई है, और बलन बढ़ने के कारण या कुंडलन बढ़ने के कारण ये एक अलग त्रिविमीय टाइप की संरचना का क्या हुआ है, निर्माण। ये संरचना कैसी होती है, त्रिविमीय होती है। और ये त्रिविमीय संरचना जो होती है आपकी वो टर्सरी संरचना का में बदल जाती है। तो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना थी वो एक विमीय ही थी, उसमें एक ही विमा थी। द्वितीयक टुविमीय हो गई और तृतीयक त्रिविमीय हो गई। ठीक है, तो त्रिविमीय संरचना जो होती है वो द्वितीयक संरचना की ज्यादा कुंडलन से ही बनती है। अब इसमें अल्फा हेलिक्स भी है और बीटा चपटी सीट भी इसमें मौजूद है। नेक्स्ट बात, प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना है उसके लिए मैंने क्या लिखा, जीवन क्रियाशीलता जो होती है प्रोटीन की वो इसी पर डिपेंड करती है। तो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार की बताई थी, याद हो तो। एक तो मैंने गोलिकाकार प्रोटीन आपको बताई थी, ठीक है, या कुंडलित प्रोटीन, और एक मैंने आपको बताई थी रेशेदार प्रोटीन, फाइबर्स और ग्लोबुलर। तो गोलिकाकार प्रोटीन या कुंडलित प्रोटीन जो मेरी थी वो आपकी हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, ठीक है, इसके अलावा आपकी जो एल्बुमिन होती है वो आपकी कौन सी होती है, गोलिकाकार प्रोटीन। ठीक है, रेशेदार प्रोटीन में मैंने आपको बताया था कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, मांसपेशियों में पाई जाने वाली मायोसिन प्रोटीन, ठीक। इसके अलावा आपकी क्रेटिन प्रोटीन जो बालों में होती है, ये सभी प्रोटीन आपकी कौन सी थी, रेशेदार। क्लियर है। तो ये गोलिकाकार और रेशेदार प्रोटीन ये तृतीयक संरचना के द्वारा ही बनती हैं, मतलब ये गोलिकाकार भी होती है और रेशेदार भी होती हैं। ठीक है, गोलिकाकार प्रोटीन के बारे में क्या बताया था आपको, गोलिकाकार प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन आपने खूब जानते हो, रक्त में पाया जाता है। ब्लड को यदि हम डिजोल्व करेंगे अम्ल में, क्षार में, तो आराम से डिजोल्व हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन जल में डिजोल्व हो जाता है। तो ये जलीय विलयन में, अम्लों के जलीय विलयन में, क्षारों के जलीय विलयन में गोलिकाकार प्रोटीन क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। जबकि कभी बालों को पानी से धोया तो पानी में घुलकर बाहर चले जाते हैं क्या, स्किन जो तुम्हारी है वो पानी में घुलकर चली जाती है क्या, नाखून कभी पानी में घुलकर चले जाते हैं, मांसपेशी कभी घुल जाती हैं क्या, नहीं। तो ये वाली प्रोटीन क्या होती हैं, ये हमारी जीवन क्रियाशीलता का यानी कि हमारी संरचना का क्या करती है, फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो प्रोटीन है ये जल में कैसी होती हैं, अविलयशील होती हैं। और ये दोनों पार्ट ही आपकी तृतीयक संरचना में ही आते हैं। ठीक है, तो मेनली तृतीयक संरचना सिलेबस में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है, आपको बस यही जानना है कि प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है उसमें और अधिक कुंडलन हो जाता है तो तृतीयक संरचना का फॉर्मेशन होता है। इनमें कई प्रकार के बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इनमें पाया जाता है। ये प्रोटीन की जीवन क्रियाशीलता का निर्धारण करती हैं। गोलिकाकार और रेशेदार दो प्रकार की ये होती हैं। ठीक है, और ये 3D स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें अल्फा हेलिक्स संरचना भी पाया जाता है और बीटा चपटी सीट संरचना भी उपस्थित होती है। गोलिकाकार प्रोटीन होती है वो जल में विलयशील हो जाती है अम्ल क्षारों के लवण में, जबकि ये जल में अविलयशील होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है प्रोटीन की चतुष्क संरचना की। तो प्रोटीन की जो चतुष्क संरचना है वो क्या है, लगभग सभी जीवों में नहीं पाई जाती है, ये किन्हीं में उपस्थित होती है और किन्हीं में नहीं होती है। तो प्रोटीन की चतुष्क संरचना कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, तृतीयक संरचना में उपस्थित जो उप इकाइयां हैं वो और अधिक कुंडलित हो जाएं तो किसका फॉर्मेशन कर देती हैं, वो प्रोटीन की
चतुष्क संरचना का निर्माण कर देती हैं। जो इसकी तृतीयक संरचना वाली कुंडलियां हैं वो आपस में और ज्यादा कुंडलित होने लग जाती हैं, तो इस सिचुएशन में प्रोटीन की चतुष्क संरचना बनती है। जैसे प्रोटीन की ये एक इकाई है मान के चलो, इसके अंदर ही दूसरी इकाई आ जाए, इसी के अंदर तीसरी इकाई आ जाए, चौथी इकाई इसी के अंदर आ जाए, तो कुल मिलाकर इस स्ट्रक्चर को आपकी जगह बच्चों को यदि आप पेन दे दूं और वो ड्राइंग करें तो आपसे अच्छा डायग्राम वो बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है, इसमें छोटी छोटी उप इकाइयां होती हैं और वो उप इकाई आपस में एक दूसरे में क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती हैं, और इस तरह से ये संरचना बन जाती है चतुष्क संरचना। ठीक है, अब इसको तो मैं डार्क करके भी नहीं बता सकता कि कितना जटिल हो चुका है ये, मैं थोड़ा सा अलग से बनाता हूं आपके लिए। जैसे ये एक इकाई है, इसको डार्क करता हूं पहले। ठीक है, इसी के अंदर प्रोटीन की द्वितीयक एक और उप इकाई आ जाए, फिर इसी के अंदर प्रोटीन की एक और उप इकाई एंट्री कर जाए, तो प्रोटीन की चतुष्क संरचना में क्या होता है, कई उप इकाइयां आपस में एक दूसरे के अंदर एंट्री करी हुई रहती हैं और बहुत ही ज्यादा कुंडलित संरचना का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो इस तरह से आपस में गुथी हुई रहती हैं एक तरह से ये, और इनमें बीच बीच में जैसे हीमोग्लोबिन का अणु है तो उसमें आयरन के मॉलिक्यूल भी उपस्थित होते हैं। तृतीयक में भी होता है इसी प्रकार से। तो हमें इनकी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, बस ये क्या है, कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। तो कुल मिलाकर इसकी समरी क्या बनी कि प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है वो इस तरह से नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है। द्वितीयक संरचना में क्या हुआ था, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो गई थी, जिसमें हम ठीक है, तृतीयक संरचना में क्या हुआ था, कुंडलन और ज्यादा बढ़ गया था, और चतुष्क संरचना में क्या हुआ है कि ये जो कुंडलन है ये बहुत ही ज्यादा होने लग गया, चारों बगल से ये कुंडलन होने लग जाता है, छोटी छोटी उप इकाइयां इसके अंदर चलती चली जाती हैं। तो ये इसकी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्ट्रक्चर होती है। डाइसल्फाइड बॉन्डों के द्वारा ये जो अल्फा एमिनो एसिड है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। वैसे एक से दूसरा तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है, लेकिन एक इकाई दूसरी प्राथमिक इकाई से डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ये तुम्हारी द्वितीयक संरचना है, जो मैंने अल्फा हेलिक्स बनाई है, ऐसे ही चपटी सीट भी होती है इसमें। ये आपकी तृतीयक संरचना प्रोटीन की, और ये आपकी चतुष्क संरचना होती है प्रोटीन की। तो इस तरह से प्राथमिक संरचना से द्वितीयक बनती है, द्वितीयक से तृतीयक बनती है, और तृतीयक से चतुष्क बनती चली जाती है। जब तुम इन संरचनाओं को सॉल्व करोगे, यानी चतुष्क संरचना को खोलने का प्रयास करोगे, तो वो थोड़ी और सिंपल हो जाएगी, तो आपकी तृतीयक बन जाएगी। उसे और सॉल्व करोगे यानी उसे और खोलोगे तो वो द्वितीयक में कन्वर्ट होगी, और द्वितीयक को और अधिक खोल दोगे तो वो प्राथमिक में कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो इस तरह से प्रोटीन की चारों संरचनाओं की स्टडी की जाती है। चार पार्ट ना होकर, चार अलग अलग पार्ट ना होकर एक ही पार्ट है, उसकी स्टडी चार पार्टों में की जाती है। तो ये आपका प्रोटीन। ठीक।